नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य सिंह और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे गणतंत्र का इतिहास। गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है उसका पूरा इतिहास जानेंगे आज हम। और साथ में ये भी जानेंगे कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र होने का मतलब क्या होता है। हेडिंग ही यही है, गणतंत्र होने का मतलब, मीनिंग ऑफ बीइंग रिपब्लिक। गणतंत्र दिवस हमारे देश में 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्यों मनाया जाता है, इसमें कई लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। उस कन्फ्यूज़न को ही आज दूर करने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में। देखिए, हमारे पास 3 महत्वपूर्ण तिथियां हैं। ये तिथियां इतनी महत्वपूर्ण हैं भारत के इतिहास में, भारत के लिए, कि हम हर वर्ष कुछ दिवस मनाते हैं और 3 तिथियों को मनाते हैं। पहला दिवस 15 अगस्त को हम मनाते हैं, जैसा कि आप जानते हो 15 अगस्त को मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे। अगस्त 15 अगस्त 1947 वो दिन था जिस दिन भारत को आज़ादी मिली। उस दिन क्या हुआ था ये भी जानेंगे, लेकिन अभी इतना जान लेते हैं कि 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाया जाता है। साथ में एक और तिथि है 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे रिपब्लिक डे हम हर वर्ष मनाते हैं 26 जनवरी 1950 से हम इसको मनाते आ रहे हैं। इसका भी इतिहास जानेंगे, इसको क्यों मनाते हैं। साथ में एक दिन है 26 नवंबर का दिन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है भारत के इतिहास का। 26 नवंबर को हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये मनाया जाता है 26 नवंबर से 26/11/1949 से। 26/11 का ही दिन था वो, जिस दिन ताज होटल पे पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ था। खैर, हमारा टॉपिक है कि 26 नवंबर 1949 से मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लगभग 3 साल में बना था हमारा संविधान। बहुत ही महान संविधान है हमारे देश का। बहरहाल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, इसका पूरा इतिहास जानेंगे। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है 1949 से, इसका पूरा इतिहास जानेंगे। 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाया जाता है, इसका पूरा इतिहास जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसको मैं अभी मिटा देता हूँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और 4 महत्वपूर्ण शब्दों को, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये शब्द जानना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। तो इन 4 शब्दों को जानते हैं और उसके बाद वीडियो को आगे देखते हैं। पहला शब्द है कॉलोनी, या इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी हमें पता है, हम अप टू 15 अगस्त 1947, हम 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे। अब कॉलोनी क्या होता है, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि 2 स्टेट हैं, स्टेट का मतलब यहाँ राष्ट्र से ही है, राष्ट्र राज्य से ही है। पॉलिटिकल साइंस में राष्ट्र को स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 स्टेट हैं, स्टेट 1 स्टेट 2। स्टेट 1 स्टेट 2 में कैसा रिलेशन है, स्टेट 1 स्टेट 2, स्टेट 2 स्टेट 1 की कॉलोनी है। स्टेट 2 जो है वो स्टेट 1 की कॉलोनी है, यानी कि स्टेट 1 का पूरा पूरा कंट्रोल है स्टेट 2 पर।
यानी कि किसी कंट्री का किसी दूसरी कंट्री पर पूरा पूरा कंट्रोल होना, यानी कि स्टेट टू क्या हो गई, कॉलोनी हो गई स्टेट वन की। स्टेट टू का हेड स्टेट वन है। स्टेट टू की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम, पूरा डिफेंस सिस्टम, एक्सटर्नल रिलेशंस, सारा कुछ, पूरा सिस्टम, पूरा देश स्टेट वन ही संभालेगी। स्टेट वन के पूरे पूरे कंट्रोल में स्टेट टू है। इसे बोलेंगे कि स्टेट टू कॉलोनी है स्टेट वन की। तो कॉलोनी का मतलब ये है, या डिपेंडेंसी का मतलब ये है। इसको हिंदी में उपनिवेश बोलते हैं। दूसरा शब्द है प्रोटेक्टोरेट। प्रोटेक्टोरेट या संरक्षित राज्य। देखिए, इसको भी उदाहरण से समझेंगे। एक बेहतरीन उदाहरण आपको दूं तो सिक्किम का उदाहरण आप लीजिए। प्रोटेक्टोरेट सिक्किम 1975 में भारत का हिस्सा बना था। उससे पहले वो भारत का प्रोटेक्टोरेट था। अब प्रोटेक्टोरेट का मतलब समझिए। इसको भी स्टेट वन और स्टेट टू में कंपेयर करके देखते हैं। प्रोटेक्टोरेट का मतलब है, स्टेट वन कहता है कि भाई स्टेट टू तुम अपना डिफेंस मत रखो, तुम्हारा डिफेंस हम देख लेंगे, तुम पे आक्रमण होगा तो हमारा डिफेंस, हम अपने डिफेंस से आपको बचाएंगे। तो डिफेंस पूरा स्टेट वन के अंडर में हो। और कुछ और मामले भी होते हैं जैसे एक्सटर्नल रिलेशन की, तुम बाहर किसी से दोस्ती मत करो, वो हम कर लेंगे। जो हमारा दोस्त होगा, जो हमारा मित्र होगा, वही आपका भी मित्र होगा। जो हमारा दुश्मन होगा वही आपका भी दुश्मन होगा। तो एक्सटर्नल रिलेशन, एक्सटर्नल रिलेशन और डिफेंस और एक दो मामले और, इन दो तीन मामलों में स्टेट वन स्टेट टू पर अपना हक जमाती है और सभी मामले स्टेट टू अपना खुद देखता है। लेकिन डिफेंस और एक्सटर्नल रिलेशन स्टेट वन स्टेट टू का देख रहा है, यानी कि स्टेट वन की संरक्षता में है स्टेट टू, स्टेट वन की संरक्षता में स्टेट टू है। या इसके लिए एक बेहतरीन शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, सुजरेनिटी। सुजरेनिटी का मतलब होता है आधिपत्य। स्टेट टू स्टेट वन का आधिपत्य स्वीकार करता है। स्टेट टू पर स्टेट वन का आधिपत्य है, यानी कि किसी राज्य का दूसरे राज्य पर आधिपत्य होना, यानी कि स्टेट टू स्टेट वन का प्रोटेक्टोरेट है। प्रोटेक्टोरेट का मतलब था ये। आगे बढ़ते हैं। डोमिनियन। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस होता है कि स्टेट वन और स्टेट टू, स्टेट वन स्टेट टू पर कोई भी अपना हक नहीं जमा रही है। स्टेट टू जो चाहे वो करे, पॉलिटिकल सिस्टम पूरा स्टेट टू अपना देखे, जो भी करना है वो करे। केवल नाम मात्र के लिए हेड ऑफ द स्टेट टू, हेड ऑफ स्टेट टू इज स्टेट वन। केवल डॉक्यूमेंट्स पे ये माना जाएगा कि स्टेट टू का स्टेट वन हेड है, हेड स्टेट वन ही रहेगा। बाकी स्टेट टू कुछ भी करे, अपना सिस्टम अपने आप देखे, लेकिन हेड नाम मात्र के लिए स्टेट वन ही है। ये होता है डोमिनियन होना। आगे अगला शब्द है सोवरीन स्टेट या फिर संप्रभु राज्य। संप्रभु राज्य या सोवरिनिटी का मतलब होता है कि स्टेट वन और स्टेट टू में कोई भी एक दूसरे पर कोई भी कैसा भी नियंत्रण नहीं है। नाम मात्र के लिए, ना ही किसी काम के लिए, कोई भी इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। समझ में आया? तो वो स्टेट टू पूरा पूरा सोवरीन स्टेट है। उस पर किसी का भी आधिपत्य नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट पे भी नहीं लिखा हुआ कि स्टेट टू का स्टेट वन या कोई और स्टेट हेड है। यानी स्टेट टू का कोई भी हेड नहीं है, स्टेट टू खुद अपना स्टेट हेड है। और स्टेट टू के सारे जो सिस्टम है वो स्टेट टू ही संभालता है। तो इन दोनों का कोई भी
आपस में रिलेशन नहीं है। तो ये चारों शब्दों का बड़ा ही महत्व है, आगे वीडियो में समझेंगे। कॉलोनी का मतलब क्लियर हुआ कि स्टेट 1 का स्टेट 2 पे पूरा कंट्रोल है। प्रोटेक्टोरेट का मतलब है डिफेंस और एक्सटर्नल रिलेशंस के मामले में स्टेट 1 का स्टेट 2 पे अधिपत्व है, सुजरेनिटी है। और डोमिनियन का मतलब कि कोई भी अधिकार नहीं है, बस हेड, डॉक्यूमेंट्स पे हेड माना जाएगा कि हेड स्टेट 1 ही है स्टेट 2 का। जैसे कि आपको एक उदाहरण दूं, 1947 में जो एक एक्ट पास हुआ था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उस एक्ट में हम डोमिनियन हुए थे। हम पूरे, हमारा जब हेड ब्रिटेन ही था उस समय पे, 1947 के बाद की स्थिति में भी हम डोमिनियन बने थे। वो आगे हम जानेंगे इसी वीडियो में। सोवरेन स्टेट का मतलब संप्रभु, पूरी प्रभु सत्ता हमारे ही हाथ में है, किसी का कोई भी हम पे अधिकार नहीं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए, चारों शब्दों का मतलब जान लिया। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 1947 से 1950 तक की जो भारत की यात्रा थी वो कैसी थी, क्या क्या उसमें काम हुए। कुछ महत्वपूर्ण काम है जो मैंने इस पे नोट किए हैं। देखिए, 1947 15 अगस्त से पहले हमें पता है हम कॉलोनी थे या डिपेंडेंसी थे ऑफ ब्रिटिशर्स। हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे 1947 से पहले। अब कॉलोनी का मतलब आपको पता है, उनका पूरा पूरा कंट्रोल था हमारे देश पर। ठीक, 1947 15 अगस्त के दिन एक एक्ट पास होता है हाउस ऑफ कॉमन्स से, हाउस ऑफ कॉमन्स से, और बाद में ब्रिटेन की पार्लियामेंट से, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी पास होता है। एक एक्ट पास होता है 15 अगस्त 1947 के दिन। और उस एक्ट में क्या क्या बातें थी वो भी हम अभी आगे जानेंगे। लेकिन उस दिन ये इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था, इसलिए भारत इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को ही मनाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या है ये हम अभी जानेंगे इसके बाद। और आगे बढ़े तो तीसरा ये काम हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था इन्हीं वर्षों के बीच। देखिए, नवंबर 1946, नवंबर के महीने में 1946 में एक सभा बनी, संविधान सभा बन के संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा बनी नवंबर 1946। दिसंबर 1946 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। नवंबर में सभा बनकर तैयार हो गई थी, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और डॉक्टर बी एन राव भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि सभापति थे उस समय, और भी कई लोग थे इस सभा में। और दिसंबर में ये कार्य उन्होंने शुरू कर दिया, संविधान बनाना शुरू कर दिया। लगभग 3 साल में, यानी कि 26/11/1949, 3 साल में 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान कंप्लीट हो गया। कंप्लीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, लगभग 3 साल में बना था। देखिए, हमारा संविधान लगभग 60 देशों के संविधानों को मिलाकर बना है। विश्व के सबसे सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ही बढ़िया बेहतरीन संविधानों में से एक हमारा संविधान है, जो कि 60 संविधानों का एक मिक्सचर मान लीजिए। उनके अच्छे अच्छे एक्टों को हमने देखा, उन पे बहस की, और जब जाके एक बेहतरीन संविधान हमने बनाया है। तो 3 सालों में हमने अपना संविधान बनाकर तैयार कर दिया, लेकिन उसके 2 महीने बाद बनकर तैयार हो गया, सब काम हो गया खत्म, लेकिन उसको लागू कब किया गया? 2 महीने बाद, 26 जनवरी 1950 में। 2 महीने क्यों रोके, उसके पीछे भी एक कहानी है, उस कहानी को भी अभी समझेंगे। खैर, 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान लागू हो गया। एक ये भी वजह है हमारे गणतंत्र दिवस को मनाने की, कि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। लेकिन केवल यही वजह नहीं है, गणतंत्र का मतलब कुछ और है, और एक ऐतिहासिक वजह भी है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने की। उस वजह को जानेंगे। खैर, 1947 से 1950 तक की ये यात्रा थी, कि 1947 से पहले हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे। 1947 15 अगस्त को एक एक्ट पास हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसमें लिखा हुआ था कि भारत आज़ाद हो गया। इसलिए उस दिन से हम आज़ादी का दिवस मनाने लगे। और उसके बाद हमारा जो संविधान था उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। नवंबर में सभा बनी, दिसंबर में कार्य शुरू हो गया, और लगभग 3 साल में 26 नवंबर 1949 में हमने अपना पूरा संविधान बना दिया। और उसके बाद 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब तक हमने 1947 से 1950 तक की यात्रा पर ध्यान दिया। उस यात्रा में, उस दौरान 1947 15 अगस्त को एक एक्ट पास हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। वो एक्ट क्या था उसे जान लेते हैं। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की तरफ से एक एसेंट मिला भारत को, और उस एसेंट में, वो एसेंट साइन हुआ था एक्चुअली किंग जॉर्ज की तरफ से, जो कि ब्रिटेन के राजा थे उस समय, इंग्लैंड के। तो उन्होंने एक एसेंट साइन किया इंडिपेंडेंस एक्ट का, और उसमें एक बात लिखी हुई थी कि 15 अगस्त 1947 से ये एक्ट लागू होगा। क्योंकि ये एक्ट 15 अगस्त 1947 से लागू होगा, इसलिए इस वजह से हमारा जो इंडिपेंडेंस डे था वो 15 अगस्त को था, क्योंकि ये एक्ट उस दिन पास होना था, उस दिन लागू होना था। और ये एक्ट क्या था? इस एक्ट में जो बातें लिखी हुई थी, एक तो ये लिखी हुई थी कि एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल का अंत पूरी तरह से। ब्रिटिश रूल का अंत हो गया 15 अगस्त 1947, यानी कि भारत पर अब ब्रिटेन का कोई भी शासन नहीं है। इस एक्ट के तहत 2 पद हुआ करते थे, 2 नहीं एक्चुअली एक ही पद है, वायसराय और गवर्नर जनरल का पद। वायसराय एंड गवर्नर जनरल का पद क्या था? ब्रिटेन की तरफ से एक प्रतिनिधि आता था भारत में, उस प्रतिनिधि को हम बोलते थे वायसराय। और जो पूरी भारत की व्यवस्था है, उस व्यवस्था का हेड, जो उस व्यवस्था को चलाएगा, उस पद को बोलते थे गवर्नर जनरल। बेसिकली एक ही व्यक्ति को चुना जाता था इन दोनों पदों के लिए, क्योंकि जो ब्रिटेन से प्रतिनिधित्व होके आया है जिसका, वही व्यक्ति पूरे इंडिया का हेड हुआ करता था उस समय।
इस गवर्नर जनरल का नाम बदलकर बाद में प्रेसिडेंट कर दिया गया, जिसे आज हम प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। उस समय गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था। तो उस एक्ट में बात लिखी हुई थी कि वायसराय का जो पद है वो समाप्त हो गया, उसको खत्म कर दिया गया कि अब ब्रिटेन कोई भी वायसराय नहीं भेजेगा, अपना कोई भी प्रतिनिधि भारत पर नहीं भेजेगा। लेकिन गवर्नर जनरल का पद अभी भी रहेगा, क्योंकि जब एक संघ हम सब चीजों को खत्म कर देते तो एक नई व्यवस्था बनने में तो टाइम लगता, उस समय तक क्या चलता। इसलिए नई व्यवस्था, अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था, इसलिए गवर्नर जनरल का पद अभी भी था। और उसमें एक बात थी कि उस गवर्नर जनरल का पद कैबिनेट के द्वारा, भारत की कैबिनेट तय करेगी कि गवर्नर जनरल कौन रहेगा भारत का। ये ब्रिटेन के राजा तय नहीं करेंगे, ये तो भारत की कैबिनेट, भारत की जो संविधान सभा है वही तय करे कौन गवर्नर जनरल है और वही पूरे देश को संभाले। बाकी ब्रिटेन का शासन तो खत्म हो चुका। साथ में एक और बात लिखी हुई थी उस एक्ट में, वो बात थी कि दो डोमिनियंस में भारत जो था वो दो डोमिनियंस में बांटा गया था 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा। वो दो डोमिनियंस कौन कौन से थे? एक तो इंडिया था, एक था पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को हम डोमिनियन बने थे। और डोमिनियन का मतलब मैंने अभी आपको बता ही दिया कि स्टेट 1 का स्टेट 2 पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन नाम मात्र के लिए डॉक्यूमेंट्स पे ये माना जाएगा कि स्टेट 1 ही हेड है स्टेट 2 का, केवल नाम के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके होने से। लेकिन अभी भी डॉक्यूमेंट्स पे हमारा जो किंग था, जो हमारा हेड था, वो इंग्लैंड ही था। इसलिए हमें डोमिनियन स्टेटस मिला था इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, साथ में एक बात लिखी हुई थी। अब चलिए, ये सब कुछ हो गया, भारत की व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम चलेगा कैसे, वो उस एक्ट में लिखा हुआ था। एक एक्ट बना था 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो भारत की पूरी व्यवस्था चलती थी उस समय 1935 से इस एक्ट के तहत चलती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। ये एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ये इतना महत्वपूर्ण एक्ट है कि हमारे संविधान में आज भी, हमारे संविधान में 395 आर्टिकल हैं। उन 395 आर्टिकल में से 200 आर्टिकल, लगभग 50% हिस्सा इस ही एक्ट में से लिया गया है, जो आज आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल इन सबको देखते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत होते हैं। और इस एक्ट में से भी कुछ प्रावधान संविधान में शामिल किए गए, कुछ नहीं 50% प्रावधान जो है वो इसी एक्ट में से लिए गए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से चला आ रहा था, क्योंकि हम इसके अभी अभ्यस्त हो चुके थे, इसलिए यही एक्ट, इस एक्ट से हमारा जो पूरा सिस्टम है वो चलेगा 15 अगस्त 1947 के बाद। लेकिन उस एक्ट में एक बात बड़ी ही महत्वपूर्ण ये भी लिखी हुई थी कि भारत की संविधान सभा बन चुकी है, भारत की संविधान सभा को फुल अथॉरिटी है, फुल अथॉरिटी है, वो अपना भाग्य लिखे, जैसा भी उसे लिखना हो, फुल आजादी है उसे, फुल अथॉरिटी है, वो जैसा जो कुछ चाहे वो कर सकती है। वो चाहे तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को भी खारिज कर सकती है, वो चाहे तो गवर्नर जनरल को भी खारिज कर सकती है, वो चाहे तो इस एक्ट को पूरा खत्म कर सकती है, वो अपना खुद का एक्ट बनाए, जैसा भी वो उसे पसंद हो, वो अपना भाग्य खुद लिखे, उसको फुल अथॉरिटी है, उससे कोई भी नहीं छेड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, संविधान सभा जो बनी थी उसको फुल अथॉरिटी थी,
वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को भी खत्म कर सकती थी। तो ये कुछ बातें लिखी हुई थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में। चलिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में जान लिया। एक तारीख थी 26/11/1949। उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया था और 26/11 को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन डे हर साल मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे था क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, हमें ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उस दिन 26/11/1949 के दिन पूरा बनकर तैयार हो गया था। 26/11/1949 के दिन हमारा जो संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था। और हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की, जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल was enacted, प्रियम्बल वॉज एनेक्टेड या एडॉप्टेड। हमने अपने आप को, हम भारत के लोगों ने अपने आप को प्रस्तावना सौंपी थी 26/11/1949 को। संविधान लागू नहीं हुआ था। संविधान की जो प्रस्तावना है आपने देखी होगी, वो प्रस्तावना इनेक्ट हुई थी 26/11/1949 को। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, प्रस्तावना साइन हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हम 2 महीने रुके। वो क्यों रुके आगे समझेंगे। है लेकिन 26/11/1949 को संविधान लागू नहीं हुआ, लेकिन संविधान के कुछ प्रोविजंस थे, कुछ एक्ट थे जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गए थे उसी दिन। संविधान लागू नहीं हुआ, लेकिन संविधान के कुछ प्रोविजन थे वो जब ही से लागू थे। जैसे कि एक आर्टिकल था, आर्टिकल 394, सेकंड लास्ट आर्टिकल। 395 टोटल आर्टिकल है। 394 आर्टिकल, 394 जो आर्टिकल है वो, उसमें लिखा हुआ था कि द डे ऑफ कमेंसमेंट विल बी ऑन 26 जनवरी 1950। क्योंकि उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि 394 आर्टिकल में कि जो दिन है इसके लागू होने का, वो दिन है 26 जनवरी 1950। इसलिए हमारा जो संविधान है उस दिन से लागू हुआ था, ये उसमें लिखा हुआ था। ठीक है। कुछ और प्रोविजंस थे जैसे कि सिटीजनशिप को लेकर, सिटीजनशिप और इलेक्शन को लेकर, और कुछ और प्रोविजन थे जैसे टेम्पररी प्रोविजंस, कुछ टेम्पररी प्रोविजंस और थे जैसे कि आर्टिकल 365 के बाद के आर्टिकल 365 के बाद के, आफ्टर आर्टिकल 365 के बाद के जो आर्टिकल थे वो तुरंत प्रभाव से हमारे उसी दिन लागू हो गए थे। इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि इलेक्शन होना था, तो इलेक्शन को लेकर जो भी आमतौर पर आर्टिकल 324 वो आर्टिकल है जिसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, तो वो इलेक्शन के बारे में जो भी कानून थे वो उसी दिन लागू हो गए थे। सिटीजनशिप को लेकर कुछ जैसे कि आर्टिकल 315, वो आर्टिकल 305 से लेकर आर्टिकल 11 तक अनाउंस कर दिया एज इंडिपेंडेंट नेशन। अमेरिका के 13 प्रांतों ने ये घोषणा कर दी कि हम ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं है, हम ब्रिटेन से आजाद हैं। 1776 में दिन क्या था?
4 जुलाई के दिन 1776 में अमेरिका ने घोषणा कर दी कि हम ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं है, हम आज़ाद हो चुके हैं। क्योंकि उन्होंने घोषणा कर दी थी, इसलिए वहां के लोग आज तक 4 जुलाई को अपना स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। अब इस बात को यहाँ ले आइए भारत में। देखिए, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था लाहौर में, लाहौर अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का 1929 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का। दिसंबर का महीना था, क्योंकि आमतौर पर कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो दिसंबर में ही लास्ट साल के अंत में ही होता था। तो लाहौर अधिवेशन चल रहा था 1929 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी इस अधिवेशन में। इस अधिवेशन को आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि उसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। पहली बार किसी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। साथ में ये ऐलान भी कर दिया कि हम ब्रिटिशर्स से 31 दिसंबर था उस दिन, 31 तारीख थी, 31 दिसंबर 1929 में उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 26 जनवरी 1930 बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, याद रखना इसे। 26 जनवरी 1930 तक हम ब्रिटेन से आजादी ले लेंगे, पूर्ण स्वराज ले लेंगे 26 जनवरी को 1930 में। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अनाउंस कर दिया था। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी उस समय बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे एक दूसरे के, और उनका मानना था कि हम डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें तो सोवरेन कंट्री चाहिए अपनी। हम ना तो डॉक्यूमेंट में मानेंगे ना अपने काम में मानेंगे, किसी और को हम लाएंगे ही नहीं अपने बीच में। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की और उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि 26 जनवरी 1930 तक हम अपनी आज़ादी ले लेंगे। और 26 जनवरी 1930 में पहली बार रावी नदी के तट पर 1930 26 जनवरी को रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर तिरंगा लहराया गया और पूरे देश ने स्वाधीनता दिवस मनाया पहली बार 1930 26 जनवरी को। और केवल इसी वर्ष नहीं मनाया, 1947 तक मनाया। 17 साल हमने इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को मनाया था, क्योंकि उस दिन इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग जो थी ऐलान किया था, 26 जनवरी को हम आज़ादी ले लेंगे, और उन्होंने तिरंगा लहराया, पूरे देश ने मनाया। इसलिए इस दिन का बहुत महत्वपूर्ण है, ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये ऐतिहासिक वजह थी 26 जनवरी को भी पॉइंट आउट करने के लिए कि इस दिन को भी कुछ एक खास योगदान के रूप में जाने। इसलिए भी एक वजह कह सकते हैं कि 2 महीने रुके। संविधान बन गया अपनी जगह है, लेकिन हम तो इसको लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 में। तो ये था, उसमें क्या क्या लिखा हुआ था। उसमें पहली बात ये लिखी हुई थी कि हेड ऑफ द स्टेट जो पूरे राज्य का हेड होगा वो अब गवर्नर जनरल नहीं होगा, अब प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट आया और प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? अंतरिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होंगे और प्रेसिडेंट उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया, जो कि
संविधान सभा के सभापति थे उस समय, उन्हीं को राष्ट्रपति बनाया गया। उस समय निर्वाचित राष्ट्रपति नहीं थे, अंतरिम राष्ट्रपति थे। 2 साल रहे। 1952 में चुनाव हुआ। उस चुनाव में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही जीते और 10 साल ये निर्वाचित राष्ट्रपति भी रहे। तो पूरा कार्यकाल इनका 12 साल का था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के, बहुत ही अच्छे राष्ट्रपति थे। तो हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट जी होंगे, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। सोवरेनिटी का मतलब होता है जो प्रभुसत्ता है वो किसके हाथ में है? पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के पास सोवरेनिटी है। वो किसी भी लॉ को खारिज कर सकते हैं, किसी भी लॉ को नया बना सकते हैं। और ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 395, लास्ट आर्टिकल में ये आर्टिकल है अबाउट रिपील। ये आर्टिकल रिपील के मामले में है कि हम किसी भी एक्ट को खारिज भी कर सकते हैं। हम चाहे क्या, हमने किया भी। हमने कौन कौन से 2 एक्ट खारिज किए थे उस समय? एक तो था 1947 का 15 अगस्त 1947 का एक्ट, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था 1947 का, उसको खारिज किया। और 1935 से जो एक्ट चला आ रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसे भी खारिज कर दिया। तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो भी खारिज हो गया, क्योंकि वो खारिज होना ही था। क्योंकि अब तो हम अपने संविधान से चलेंगे, किसी और के बनाए हुए एक्ट से क्यों चलें। लेकिन ये एक्ट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहा कॉन्स्टिट्यूशन में। कुल 395 आर्टिकल में से 200 आर्टिकल इसी एक्ट में से लिए गए हैं, ज्यों की त्यों। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को खारिज कर दिया, यानी कि गवर्नर जनरल का जो पद था वो भी खारिज हो गया। और डोमिनियन स्टेटस जो था हमारा, कि हम डोमिनियंस हैं, हमारा हेड अभी भी ब्रिटेन जो था वो अब ब्रिटेन नहीं रहेगा, हम अपने खुद के हेड होंगे। हमारे हेड कौन रहेंगे? प्रेसिडेंट रहेंगे। तो ये दोनों एक्ट को हमने इसके तहत खारिज कर दिया, आर्टिकल 395 के तहत। ये एक्ट किसके बारे में है? रिपील के बारे में। और रिपील कौन कर सकता है? पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग, यानी कि वो भारत के लोगों को सौंपा गया है भारत का संविधान। हमारा संविधान 60 संविधानों को पढ़कर जब बनाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान, बहुत ही दुनिया के सबसे अच्छे संविधानों में से एक हमारा संविधान है, जिसका नेतृत्व किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो बहुत अहम भूमिका में थे और चीफ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और एक बहुत ही अच्छे सलाहकार थे डॉक्टर BN राव। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी थे इस पूरी सभा में। BN राव इस सभा के एडवाइजर थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन दोनों की लीगल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही जबरदस्त थी और इन दोनों लोगों की वजह से हमारा संविधान बन सका। इन दोनों लोगों को मैं आज भी धन्यवाद करूंगा। चलिए अब जान लेते हैं कि 1947 से 1950 तक जो हेड ऑफ द स्टेट थे, जो भारत के हेड थे, वो कौन कौन रहे थे, किस पद पर रहे थे, इस बारे में जान लेते हैं। हमें पता है कि 14 अगस्त 1947 तक, क्योंकि वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू नहीं हुआ था, तो 14 अगस्त 1947 तक वायसराय और गवर्नर जनरल दोनों का पद हुआ करता था। और उस पद पर उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे। उस समय इस पद पर लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन जी ही रहे 15 अगस्त के बाद भी, क्योंकि इनसे थोड़े से हमारे संबंध
अच्छे थे भारत के, लॉर्ड माउंटबेटन के, और ये इतने दिनों से भारत की पूरी व्यवस्था को चलाते आ रहे थे, तो इनको थोड़ा सा अनुभव था, तो इसलिए इनको ही 15 अगस्त के बाद भी हमने गवर्नर जनरल के पद पर रखा। अब ये वायसराय नहीं थे, केवल गवर्नर जनरल थे, और गवर्नर जनरल पूरे भारत के हेड थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ये कब तक रहे? 21/6/1948 तक। 21/6/1948 तक ये गवर्नर जनरल के पद पर रहे। और 21/6/48 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और 21/6/48 से लेकर 25/1/50 तक, 25 जनवरी 50 तक कौन रहे? डॉक्टर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी गवर्नर जनरल बनाए गए, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन लौट गए थे भारत से, और उस समय हेड हमें चाहिए थे, तो उस समय चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी को गवर्नर जनरल का पद दिया गया। उसके बाद जैसे ही हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो हमने हेड ऑफ द स्टेट, जो कि अब कोई गवर्नर जनरल नहीं था, अब प्रेसिडेंट रूल आ चुका था, तो प्रेसिडेंट जो बनाए गए, लेकिन प्रेसिडेंट उस समय इलेक्शन तो हुए नहीं थे, प्रेसिडेंट इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था। उस सभा ने ही ये निर्वाचित किया था कि प्रेसिडेंट कौन होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन की सभा थी, उस सभा ने ही तो इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि 1952 तक इंटरिम प्रेसिडेंट रहे, उस सभा के हिसाब से रहे, और 52 में चुनाव हुए। उसके बाद 10 साल तक निर्वाचित प्रेसिडेंट रहे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बाद में 12 साल काम करने का मौका मिला। उससे पहले चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी रहे, और उनसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये थे कुछ हेड ऑफ द स्टेट्स ड्यूरिंग 1947 to 50। चलिए अब जानते हैं कि मोनार्की से रिपब्लिक, राजतंत्र से गणतंत्र की जो हमारी यात्रा थी, या रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ये जान लेते हैं। देखिए, रिपब्लिक जो शब्द है वो आया है लैटिन भाषा के शब्द रेस पब्लिका से। रेस पब्लिका, इसका क्या मतलब होता है? रेस पब्लिका का मतलब होता है रिलेटेड टू पीपल, या रिलेटेड विद पीपल, रिलेटेड विद पीपल, कि जो लोगों से व्यवस्था चले, लोगों की व्यवस्था को हम बोलते हैं रेस पब्लिका। रेस पब्लिका का मतलब है कि रिलेटेड विद पीपल, जो जनता से तंत्र चले, जो जनता का सिस्टम हो, वो है रिपब्लिक। एक और बात होती है, वो होती है नॉट प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि ये राज्य किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी की बपौती नहीं है राज्य, ये तो राज्य जनता का है, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, राज्य जनता का है, और जनता से ही पूरा सिस्टम चलेगा। ये है रेस पब्लिका का मतलब, जिससे हमने रिपब्लिक बना दिया। रिपब्लिक के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि किस देश में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए रिपब्लिक होने के लिए। तो रिपब्लिक होने के लिए सबसे पहली बात जो है वो है हेड ऑफ द स्टेट। उस राज्य का हेड, उस राज्य का प्रमुख जो होगा वो इलेक्टेड होगा, जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। इलेक्शन होंगे, वोट, सब अपना मत देंगे, उस मत के हिसाब से निर्वाचित होकर हेड बनेगा, ना कि राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसकी बेटी रानी, ऐसे नहीं होगा। अब तो जनता डिसाइड करेगी कि राजा कौन रहेगा। अगर ऐसी बात किसी देश में है तो वो देश रिपब्लिक है। एक और बात है कि नो प्रिविलेज क्लास,
किसी भी देश में कोई भी ऐसी क्लास, कोई भी ऐसी जाति नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसा धर्म या कोई भी ऐसा परिवार नहीं होना चाहिए जिसे कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो। जैसे विशेष अधिकार कौन कौन से प्राप्त हो सकते हैं कि हमारी जो संसद है उसमें 50 सीटें हैं, 50 सीटों पे 25 सीटें तो इस परिवार के लिए ही हैं, इसके अलावा और कोई नहीं बैठ सकता इन सीटों पे। तो ये है वो उस परिवार को एक वो प्रिविलेज्ड क्लास है कि 25 सीटें तो उसकी जन्म से ही निर्धारित हो गई कि वो सेट है। लेकिन अगर ऐसा कुछ सिस्टम आ जाता है किसी देश में तो वो रिपब्लिक नहीं है, उसमें जनता का रूल नहीं है, उसमें तो उस परिवार का रूल है। लेकिन अगर प्रिविलेज क्लास नहीं होगी किसी भी देश में तो वो देश रिपब्लिक कंट्री होगा। अगली बात कही पब्लिक ऑफिसेस फॉर ऑल। जितने भी पद हैं सरकारी पद, उन पदों पे कोई भी खड़ा हो सके देश का नागरिक। देश का नागरिक जिलाधिकारी बन सकता है, देश का नागरिक राज्यपाल बन सकता है, देश का नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है। यानी कि सभी सरकारी पद सभी के लिए हो तो वो देश एक रिपब्लिक देश है। एक ये कैरेक्टरिस्टिक भी है। चौथी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए कि वो पॉपुलर सोवेरेनिटी का मतलब संप्रभुता और पॉपुलर का मतलब जनता। तो जो संप्रभुता है, जो प्रभुसत्ता है, वो जनता के हाथ में हो, ना कि किसी एक घराने के हाथ में। तो वंशवाद जहां खत्म होता है वहां से गणतंत्र शुरू होता है। तो वंशवाद यानी राजतंत्र जहां खत्म होगा वहां से प्रजातंत्र यानी गणतंत्र शुरू होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हमें रिपब्लिक बनाती हैं। और रिपब्लिक आया कहां से है शब्द? लैटिन भाषा के शब्द रेस्पब्लिका से, जिसका मतलब है रिलेटेड टू पीपल और नॉट प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये किसी की बापोती नहीं है राज्य, ये जनता का है। चलिए, जब हमने रिपब्लिक का मतलब जान ही लिया है और एक पिछली मैंने थोड़ी सी पहले बताया है आपको कि वंशवाद जहां से खत्म होता है वहां से रिपब्लिक शुरू होता है, तो थोड़ा इनके बीच में रिलेशनशिप समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए, ये एक वेन डायग्राम बनाया है मैंने और वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो पार्ट है इतना पार्ट ये है किसी मोनार्क का, किसी राजा का, इस पर शासन है इतने भाग पर, और इतना भाग रिपब्लिक है। यानी कि जहां से मोनार्की खत्म हुई है वहीं से रिपब्लिक शुरू हुई है, लेकिन बीच में भी एक फेज होता है, उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये भी डेमोक्रेसी है, ये भी डेमोक्रेसी है, ये पूरी डेमोक्रेसी है। ये क्या है इसको समझते हैं। ये जो बीच का जो ट्रांजिशनल फेज है इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक मोनार्की। यानी कि राजा जो है वो स्वतंत्र है, बिल्कुल कुछ भी उसके मुंह से हर एक बात जो निकल जाएगी वही रूल है वहां का। लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी में आ जाएं तो राजा हेड नहीं होता, उस देश में एक संविधान होता है, उस संविधान के तहत सारे नियम लागू होते हैं। तो ये जो राजा है यहाँ पे राजा होता है लेकिन संवैधानिक राजतंत्र होता है। यानी कि राजा के मुंह से जो बात निकली है वो लॉ नहीं है, लॉ संविधान में ही लिखा हुआ है। राजा संविधान के अंतर्गत काम करेगा। और ये क्या है, इस पार्ट में कोई भी राजा नहीं है, मोनार्की बिल्कुल खत्म हो चुकी है, केवल और केवल संविधान है और जनता है, तो उसे बोल देते हैं रिपब्लिक। चलिए बात को और स्पष्ट रूप से जानेंगे आगे। देखिए, मोनार्की से डेमोक्रेसी तक का सफर किन किन फेज से होके तय होता है, इनको जानेंगे।
मोनार्की एक तो होती है एब्सोल्यूट मोनार्की, जिसमें सारी शक्ति सारी पावर केवल एक मोनार्क के पास में होती है, वही वहां का कानून होता है, केवल एक राजा, वही प्रधानमंत्री, वही राष्ट्रपति, वही मुख्यमंत्री, वही है जो कुछ है, एब्सोल्यूट मोनार्की है। एब्सोल्यूट मोनार्की से आज भी कई देश जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं और आज तक खत्म नहीं हुई। उनमें एक है सऊदी अरब। सऊदी अरब में आज भी एब्सोल्यूट मोनार्की है। नॉर्थ कोरिया आप सब जानते होंगे, उसमें एब्सोल्यूट मोनार्की है। एक है वेटिकन सिटी। ये 3 देश हैं जिनमें अभी भी एब्सोल्यूट मोनार्की है। ये लोग अभी भी एब्सोल्यूट मोनार्की को झेल रहे हैं। उससे थोड़ा सा आगे बढ़े, एब्सोल्यूट मोनार्की से थोड़ा सा निकलने की कोशिश करें तो एक फेज आता है मिक्स्ड मोनार्की। मिक्स्ड मोनार्की क्या है? मिक्स्ड मोनार्की है कि कुछ पावर राजा के हाथ में है, कुछ पावर जनता के हाथ में है। थोड़ा मिक्स्ड मामला है दोनों में। तो कुछ शक्तियां राजा के पास, कुछ शक्तियां जनता के पास। ऐसे भी देश हैं, जॉर्डन है, ओमान है, ये 2 देश ऐसे हैं जिसमें मिक्स्ड मोनार्की है। कुछ शक्ति राजा के पास भी है और कुछ जनता के पास भी है। उससे थोड़ा सा आगे निकले तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है या मोनार्कियल डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है? इसमें राजा तो होता है लेकिन केवल नाम मात्र के लिए राजा होता है और राजा संविधान के अधीन रहकर कार्य करता है। संविधान के अधीन राजा को माना जाता है, ना कि राजा के अधीन पूरे देश को माना जाता। कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन राजा है लेकिन मोनार्की है, इसलिए मोनार्कियल डेमोक्रेसी उसको बोल देते हैं। ये भी बहुत से देशों में आज भी है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, इसमें 1688 में एक क्रांति हुई और उस क्रांति में ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के फेज में आई और आज तक उसी फेज में है ये। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये कुछ देश हैं। भूटान, थाईलैंड, मलेशिया, ये देश हैं जो कि अभी भी इनमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। और तो और विकसित देशों में भी सबसे ज्यादा विकसित जापान देश भी आज मोनार्कियल डेमोक्रेसी को ही झेल रहा है। अगर उससे भी हम आगे चले जाएं तो डेमोक्रेसी में एक फेज आ जाता है, रिपब्लिक डेमोक्रेसी। रिपब्लिक डेमोक्रेसी क्या होता है? पूरी तरह से स्वतंत्र, कोई भी राजा नहीं है, कोई राजा की कोई जरूरत नहीं है, केवल जनता का राज है। कॉन्स्टिट्यूशन है वहां का एक, जिसके अंतर्गत सब काम करते हैं। इनमें कौन कौन से देश हैं? यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्राजील है, फ्रांस है, इटली, जर्मनी, रशिया, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये कुछ देश हैं जिनमें पूरी तरह से गणतंत्र हो चुके हैं। जो गणतंत्र पूरी तरह से हो, एक साथ यहां से यहां तक का सफर एक साथ तय नहीं होता। ये फेज भी थोड़ा बहुत हमें झेलना पड़ता है। और हम कहें कि हम कब पूरी तरह से मोनार्कियल डेमोक्रेसी से आजाद हो गए थे, तो हम 1971 के चुनाव के बाद पूरी तरह से राजतंत्र का पूरी तरह से समाप्ति हो चुकी थी। 1971 के चुनावों के बाद जो बिल्कुल भी डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी मोनार्की नहीं रही थी हमारी, जो हम पूरी तरह से रिपब्लिक हो गए थे 1971 में। देखिए, बस लास्ट टॉपिक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। अब पढ़ते हैं हम किस स्तर तक गणतंत्र हो पाए हैं। अब तक की स्थिति में हम प्रोसीजरल मामले में देखें, प्रोसीजर जो है गणतंत्र होने का, उस मामले में तो हम पूरी तरह से गणतंत्र हो चुके हैं। हमारा हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड है, प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे। पॉपुलर सोवेरेनिटी है, प्रिविलेज्ड क्लास भी कोई नहीं, पब्लिक ऑफिसेस सबके लिए हैं, कोई भी जाए, मेहनत करे और कंपटीशन दे और आगे निकल के दिखाए। तो ये इस पूरे मामले में हम रिपब्लिक हो चुके हैं।
प्रोसीजर के मामले में। लेकिन वास्तविकता में सब्सटेंटिव सेंस में, जो तात्विक सेंस है, उसमें किस हद तक क्या हम पूरी तरह से रिपब्लिक हो पाए हैं? आप मुझे देखिए, पॉलिटिक्स में जब से हम आजाद हुए हैं 1947 से अब तक, क्या आप प्रधानमंत्रियों को देखिए, क्या उसमें आपको वंशवाद नजर नहीं आता? पॉलिटिक्स में 1971 का चुनाव देखिए, इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, क्या वो वंशवाद नहीं था? मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं खड़ी हो सकती, वो भारत की महिला है, वो खड़ी हो सकती हैं, जीत के दिखाए तो आराम से प्रधानमंत्री बने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं वंशवाद देखने को मिलता है, और केवल पॉलिटिक्स में नहीं, ये पूरी दुनिया में हर एक क्षेत्र में नेपोटिज्म का सामना हमें करना पड़ता है। तो अगर कहीं नेपोटिज्म है, कहीं वंशवाद है, तो वो कंट्री रिपब्लिक कैसे हो सकती है? वंशवाद आज भी चल रहा है, तो वो कंट्री रिपब्लिक कैसे हो सकती है? जुडिशियरी में ऐसा कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं वो 200-250 घराने में से ही हैं, उनके अलावा कोई और जज बनता ही नहीं है। तो क्या यहाँ पे वंशवाद नहीं है? जुडिशियरी में भी वंशवाद हो रहा है। और सोसाइटी को अगर देखें तो हर एक पेरेंट्स यही चाहेंगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आगे चली जाए, चाहे किसी अन्य का हक छीन के भी अपने बेटे को हक दिलाना पड़े तो वो संकोच नहीं करते, वो हक दिला देते हैं। तो यहाँ पे भी तो नेपोटिज्म है, बिजनेस में भी तो नेपोटिज्म है, जुडिशियरी में भी नेपोटिज्म है, पॉलिटिक्स में भी नेपोटिज्म है। तो हर जगह नेपोटिज्म देखने को मिलता है, और जहां वंशवाद देखने को मिलता है वहां हम रिपब्लिक कहां कह सकते हैं वास्तव में? लेकिन और आप देखिए जुडिशियरी में देखिए, पॉलिटिक्स में देखिए, संसद में पूरे भारत में 46% महिलाएं हैं। 46% महिलाओं में से केवल 3 या 4% महिलाएं ही संसद में दिखती हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट में आपको 3-4% महिलाएं दिखती हैं। तो महिलाओं को क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहे? सोसाइटी रोकती है सर, सोसाइटी। तो जब तक हम इन प्रतिबंधों से मुक्त नहीं हो पाएंगे, हम पूरी तरह से अपने आप को रिपब्लिक नहीं कह सकते। तो बहरहाल हम और कई विकसित देशों से तो आगे ही हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम आप देखिए कितना विकसित देश है, लेकिन वो भी आज तक वंशवाद से मुक्त नहीं हो पाया है। उसमें आज भी राजतंत्र है, कम से कम पूरा नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन राजतंत्र, उसमें राजा तो है ही। और कनाडा है, जापान है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े विकसित देशों में भी आज तक पूरी तरह से रिपब्लिक नहीं हो पाए, और हम रिपब्लिक हैं। तो आशा करता हूं कि आपको रिपब्लिक का पूरा मतलब समझ में आया होगा, इसका पूरा इतिहास आपने जाना होगा। मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी मिली होगी, ये मेरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।